अब इसमें क्या देखना है हमें, देखिए बुक में बहुत अजीब तरह से दे रखा है। पहले उन्होंने सेल स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है, प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल क्या होता है, और फिर आगे फिर करंट पे आए हैं, फिर उसके बाद करंट के बाद फिर उन्होंने सर्किट डायग्राम, और उसके बाद फिर पोटेंशियल डिफरेंस पे लास्ट पे गए हैं। ऑर्डर थोड़ा सा उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर ऑर्डर में लेकर चलेंगे, सीखेंगे सारी चीज़ें, बल्कि उससे ज़्यादा सीखेंगे, लेकिन एक प्रॉपर ऑर्डर में सीखेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आपकी 9th से स्टार्ट हुई है अब यहाँ पे, तो वो 12th तक जाके आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। 9th में भी पढ़ेंगे आप, 10th में भी पढ़ेंगे आप, फिर उसके बाद 12th में पढ़ेंगे, और 12th में तो सबसे ज़्यादा पोर्शन आपको इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है, ठीक है। तो हम अगर उसको प्रॉपर ऑर्डर में अभी से समझना शुरू करें ना, तो फिर हमारे आगे के लिए दिक्कत नहीं होती है, हमें चीज़ें प्रॉपरली समझ में आती हैं। आपको बैटरीज़ के बारे में भी पढ़ना होगा आगे जाकर, केमिस्ट्री में तो बैटरी के बारे में और डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। तो हम लोग एक प्रॉपर ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है, या बहुत सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो जिससे हम सारे अप्लाइंसेस में यूज़ करते हैं, वो एक एनर्जी है एक तरह की। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, अगर कोई तुमसे ऐसे पूछ लेते इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं, अरे इसका मतलब क्या होता है, तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सब का नाम लेने लग जाते हैं। आपसे अगर कोई वन वर्ड में पूछता है इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, ये एनर्जी है एक तरह की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जिसको हम घरों में फ़ैन है, एसी है, ठीक है, कूलर है, ये सब चलाने में यूज़ करते हैं। भाई ये सब एनर्जी से ही चलता है ना, एनर्जी के बगैर कहाँ चलेगा। तो एनर्जी कौन सी एनर्जी है, ये वाली इलेक्ट्रिसिटी से जो हमें मिलती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो बस इतना ही बोलना है, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पहली बार पूछता है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो हाँ, अब बेसिक चीज़ पे आते हैं। देखिए दुनिया में सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, वो सब किससे बनी है, मिलकर, एटम से मिलकर बनी है ना। ये सब तो अब तो हम अच्छी तरह जानते हैं इस चीज़ को। तो वो सारी चीज़ें एटम से मिलकर बनी हैं, ठीक है। अब एटम से मिलकर बनी है, अब एटम में क्या क्या होता है, चलिए अब तो हमें पता है, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और क्या होता है एटम में, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और क्या होता है, ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में होते हैं, जो रेड कलर का बॉक्स ये आपको गोला दिख रहा है, स्फीयर दिख रहा है, इसके अंदर बंद रहते हैं। कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो घूम रहे हैं यहाँ पे, जो बॉल्स आपको घूमती हुई दिख रही है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी है, कि अगर हम दो प्रोटॉन को पास में रखें तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ, बताओ। हाँ, रिपेल करेंगे कुछ इस तरह से, है ना। और अगर हम दो इलेक्ट्रॉन को पास रखें तो ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, है ना। क्या करेंगे, वो भी रिपेल करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके ऊपर क्या था, सेम चार्ज था। हाँ, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। बस यहां से हमें यह समझ में आया, जब हमने दो प्रोटॉन को पास में रखा तो वो दूर भाग गए, दो इलेक्ट्रॉन को पास में रखा तो वो दूर भाग गए। मतलब ये हुआ कि जब हम लाइक चार्जेस को पास लाएंगे तो वो रिपेल करेंगे, ठीक है, क्लियर है। हाँ, और एक और बात सब बच्चे ध्यान से सुने पहले, ये सुकीर्ति 9C सुकीर्ति, क्या क्लास में नहीं रहते हैं आप लोग, कुछ भी अपना माइक ऑन हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है, बातें चल रही कहीं और। अब सुने सब बच्चे ध्यान से, जितने बच्चे जूम पे जुड़ रहे हैं आज से और आगे जितनी भी क्लासेस में जुड़ेंगे, आपको अपना नाम और अपना क्लास और जिस सेक्शन के आप हैं वो प्रॉपर मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज आपको एडमिन जो इस टाइम पे अटेंडेंस ले रहा होगा वो रिमूव कर देगा, और बाद में आप मैसेज करते रहेंगे, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं तो क्लास में हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी कोई रैंडम नाम से ज्वाइन ना हो जाएं, कि कोई मोबाइल नाम से ज्वाइन हो रहा है, ओप्पो से ज्वाइन हो रहा है, कोई रेडमी से ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, कोई कुछ नाम रख रहा है, आपको रिमूव कर दिया जाएगा। आपको प्रॉपर अपना नाम, अपना क्लास और सेक्शन उसके आगे, जैसे 9th है तो 9th A में है, 9th A लिख दिया, 9th C लिख दिया, ठीक है। इस तरह से आपको अपने क्लास और अपने नेम, प्रॉपर नेम के साथ ज्वाइन होना है। फादर का नाम नहीं या मदर का नाम नहीं, अपना नाम डालना है वहाँ पे। तो ये मेक श्योर करिएगा, अदरवाइज आप रिमूव हो जाएंगे चलती क्लास में, फिर आपको ज्वाइन भी नहीं किया जाएगा। इतना सब बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर है। और हाँ, अटेंडेंस होंगी, ठीक है, हर एक क्लास में अटेंडेंस होगी। अगर आप लोग क्लासेस स्किप करते हैं, कि पता चला आपने ज्योग्राफी स्किप कर दी और मैथ्स की ज्वाइन कर रहे हैं आप, या फिजिक्स की ज्वाइन कर रहे हैं, केमिस्ट्री की स्किप कर दी, बायो की स्किप कर दी, मैथ की स्किप कर दी, मतलब आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि ये क्लास करेंगे ये नहीं करेंगे। आपको पूरा क्रैश कोर्स दिया जा रहा है, आपको पूरा क्रैश कोर्स करना है, ठीक है। या तो आपको पूरा मिलेगा या तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे पिक एंड चूज वाला ऑप्शन नहीं है। तो आप
अगर ऐसा करते हैं तो अटेंडेंस में पता चल जाएगा हमें, और आपके यहाँ प्रॉपर कॉलिंग जाएगी। अगर कोई बच्चा ऐसा रेगुलरली कर रहा है तो फिर उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा क्रैश कोर्स से। तो ये रूल्स हैं जिनको ध्यान में रखिएगा। प्रॉपर हर एक क्लास की अलग अलग अटेंडेंस हो रही है, तो मेक श्योर कि आप अपने पूरे नाम के साथ वहाँ पे रहें, अदरवाइज आप एब्सेंट लग जाएगा आपका। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। तो हमने क्या देखा कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, ठीक है। अब अगर हम अनलाइक चार्जेस को पास में लाएं, यहां से हमें पता चला कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। अगर हम अनलाइक चार्जेस को पास में लाते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्ट करेंगे वो, ठीक है। हाँ ये देखिए कुछ इस तरह से दोनों अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है, तो हमने देखा कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी है जो हमें पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। क्यू का मतलब है चार्ज, और क्यू ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह से प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज रहता है, बस साइन अलग होता है, वहाँ पॉजिटिव में रहेगा, वहाँ नेगेटिव में रहेगा। क्लियर है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। जैसे कि हमने देखा था न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है, तो उस पर कोई चार्ज नहीं एग्जिस्ट करता है। क्लियर है। अच्छा, मास हमें याद नहीं रहते हैं कभी कभी। मास को याद रखना है कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का 9.11 × 10⁻⁻31 kg, ठीक है। इतना भारी होता है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद सेकंड आ जाते हैं, प्रोटॉन का मास कितना है। प्रोटॉन का मास है आपका, देखिए 1.67 × 10⁻⁻27 kg। अच्छा, इन दोनों को देखकर बताओ दोनों में से कौन भारी है कौन हल्का है। देखें तुम लोग कितना आइडिया लगा लेते हो। हाँ, प्रोटॉन भारी है ना। देख, प्रोटॉन भारी है, और पता है कितना भारी होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से, 1800 टाइम्स। 1800 टाइम्स भारी होता है। ये खुद दोनों कितने छोटे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो दोनों में प्रोटॉन काफ़ी भारी होता है। इसका मतलब ये है कि किसका किसका वेट, इलेक्ट्रॉन का ना। हाँ हाँ हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये देखने में तो लग रहे हैं कि सेम है, एक ही मास के हैं, लेकिन इनमें भी डिफरेंस होता है। पता है किसी को कौन? अगर इन दोनों के बीच में हम स्लाइटली भी वो करेंगे कि बहुत माइन्यूट लेवल पे भी, तो कौन भारी निकलेगा पता है? अच्छा चलो, जिसको नहीं पता है वो पता करे। आज गूगल तो बहुत यूज़ करते हो, तो आज पता करना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कौन भारी है, ठीक है। वैसे जनरली हम लोग जो जितना 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो सेम ही रहते हैं दोनों, लेकिन उनमें भी अगर कहीं पे पूछ लेते हैं कौन भारी है तो पता करके बताइएगा नेक्स्ट क्लास में। आगे चलते हैं, यूनिट पे आते हैं। चार्ज हमने देख लिया, ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। उनके मास देख लिए, उनके चार्ज देख लिए। अब हम यूनिट देखें कि किस यूनिट में हम चार्ज को मेजर करते हैं। तो पहली यूनिट कौन सी है, कूलम में हम लोग चार्ज को मेजर करते हैं, ठीक है। अब कूलम में, अब आपसे अगर पूछा जाए कूलम क्या होता है, देखिए एक चीज़ समझिए पहले। किसी भी बॉडी को अगर हमें चार्ज करना है, सब बच्चे ध्यान से सुने, कोई भी बॉडी को अगर आपको चार्ज करना है, जैसे 2 बॉडीज है, मान लेते हैं ए है और बी है, ठीक है। दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सब एटम से मिलकर बनी है, ठीक है। तो ये दोनों ए और बी भी एटम से मिलकर बने होंगे। एटम में हमने बताया था क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, है ना। इसके साथ भी ऐसा ही होगा, इसका बीच में न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। अब होता ये है कि जब आप इनके बीच में रबिंग कराते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप इनके बीच में रबिंग कराई आपने, ठीक है। अपना माइक बंद रखो, माइक बंद रखो, लावण्या माइक बंद रखिए। तो ये आपने रबिंग कराई जब इनके बीच में, जैसे ही, तो होता यह है कि एक दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन रबिंग के बाद क्या होगा, किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी पे चले जाएंगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला गया, तो जिसके पास से इलेक्ट्रॉन गया है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। तो डेफिशिएंसी हो गई। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली याद रखिएगा, अगर रबिंग नहीं हुई है तो दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर रहते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर हैं। मान लीजिए 18 प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में, तो इसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। क्लियर है। तो रबिंग से पहले दोनों में ये दोनों बराबर थे। अब रबिंग के बाद क्या हुआ कि एक का इलेक्ट्रॉन इधर चला गया निकल के। अब जब इधर चला गया तो इस पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अगर एक इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो कंपैरेटिवली प्रोटॉन ज्यादा हो गए, ठीक है, क्योंकि दोनों पहले बराबर थे। प्रोटॉन तो कहीं गया नहीं, इलेक्ट्रॉन गया है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास, प्रोटॉन ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, प्रोटॉन डोमिनेट कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं, है ना।
अच्छा, दूसरा वाला जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पहुंच गया, पहले ही उसके पास इलेक्ट्रॉन बराबर थे प्रोटॉन से, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा आ गया, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का डोमिनेंस दिखाएगा कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसके पास, ठीक है। तो इस तरह से इन बॉडीज को बोला जाता है चार्ज्ड बॉडीज, ठीक है, जब इनके पास या तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए या इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस में आ जाए कहीं से। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है सबको? अब ये जो चार्जेस हैं, ध्यान से सुनना, ये जो चार्जेस हैं ये बॉडी के ऊपर रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, ठीक है, रुके रहते हैं, स्टैटिक रहते हैं, तो इनको बोला जाता है स्टैटिक चार्ज। और इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी अंदर रहती है उसको बोला जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे मान लीजिए हम कहीं से किसी से टकरा रहे हैं, हवा से हम लोग टकराते हैं, हवा हमारी बॉडी को टच करके निकलती है, फ्रिक्शन होता है, रबिंग होती है, तो बहुत सारा चार्ज हमारी बॉडी पर भी जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ऐसे जो चार्ज किसी बॉडी पे एक्यूमुलेट हो जाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाए यानी नेगेटिव चार्ज हो, या इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, जहाँ पे चार्ज मूव ना करे, एक बॉडी पे रुका रहे। क्लियर है? जो आपने एयर क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या होता है, फिर जब चार्जेस मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि एक बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल के गया था बेटा? एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया था ना। अच्छा, किसी बॉडी से मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया, किसी बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब हमने अभी देखा था कि जो चार्जेस हैं, कितने चार्ज निकल के गए, अगर आप इसको मेजर करना चाहते हैं तो उसकी यूनिट क्या है बेटा मेजर की? कूलम। बोलो, उसकी यूनिट क्या है? उसकी यूनिट है कूलम। अब अगर हम कूलम में मेजर करते हैं तो हम ये पता करना चाहें कि बताओ एक कूलम कितने चार्जेस के बराबर होगा। क्या एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसको आप बोलेंगे एक कूलम चार्ज निकल गया, या 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उसको बोलेंगे आप 2 कूलम चार्ज निकल गया। एक कूलम चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे? तो फिर हमने उसको डिफाइन कैसे किया कि एक बॉडी से अगर कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाए, पता है किसी को? कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो एक कूलम के बराबर बनेगा? नहीं पता? अच्छा, ये बताओ कि किसी एक गोडाउन में, किसी एक कमरे में बहुत सारे केले रखे हुए हैं, तो हम तुमसे कहेंगे कि बताओ कितने केले उस गोडाउन से निकल जाएं, तो हम बोलेंगे कि 1 दर्जन निकल गए। बताओ। हाँ 12, हमने फटाक से हमने बता दिया 12, है ना, कि हमें पता था कि हाँ 12 केले निकलेंगे तो बोला जाएगा कि 1 डजन केले निकल गए। क्लियर है? तो हमें वो नंबर पता था, 1 डजन का नंबर पता था हमें 12 होता है, इसलिए हमने फटाक से बता दिया। लेकिन एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अगर हमें पता होते तो भी हम बता देते कि इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो पता चला 1 कूलम इलेक्ट्रॉन निकल गए। यानी 12 को 12 ना बोलना पड़े तो उसके लिए एक नया वर्ड ले आए हम, डजन, कि आसान है, डजन बोलना ज़्यादा आसान है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन है, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं किसी बॉडी से, तो उसको हमने 1 कूलम का नाम दे रखा है। वो इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो याद रखिएगा, वो इलेक्ट्रॉन है 6.25 × 10⁻18। ये देखो इतने सारे इलेक्ट्रॉन, 1 नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जब इतना इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, इतना चार्ज कहीं से ट्रांसफर होगा, तब हम बोलेंगे कि वो कितना है? 1 कूलम। हाँ, तो अगर आपसे पूछें कि बताओ 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे, तो आप बताएंगे इतने, दिस मच। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना कि 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे किसी एक बॉडी से, तो हम बोलेंगे कि 1 कूलम हुआ। चार्ज और मास के बीच में क्या डिफरेंस है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए इसको। चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है? ठीक है, सबसे पहला, चार्ज आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, बोलो, पता है ना हमें? चार्ज हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। क्या मास के साथ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है मास के साथ। मास सिर्फ पॉजिटिव में रहेगा। किसी का मास नेगेटिव में है क्या? यहाँ जितने लोग हैं बोलो, कभी देखा किसी का मास नेगेटिव में? नहीं देखा। ठीक है, नहीं पॉसिबल है। चार्जेस में अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, ठीक है, हम जानते हैं चार्जेस अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। मास के साथ होगा क्या? मास सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं ना, ग्रेविटेशन में पढ़ा है। बताओ न्यूटन ने क्या बताया था? दो बॉडीज जिनके पास थोड़ा भी मास है उनके बीच में एक फोर्स काम करेगा, भले ही वो तुम्हें लग ना रहा हो, तुम्हें दिखाई ना दे रहा हो, है ना, वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स जो काम करेगा। आगे चलते हैं। चार्ज कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व का मतलब क्या है? समझो ध्यान से। कंजर्व का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में जितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं उतने ही प्रोटॉन भी हैं। पूरी दुनिया में, ध्यान से सुनो मेरी बात, पूरी दुनिया में जितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं उतने ही क्या हैं? प्रोटॉन है। यानी ओवरऑल दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं।
ठीक है। नेगेटिव चार्ज जितना है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सब क्या है, न्यूट्रल हैं, सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि आप ना कोई नया चार्ज बना सकते हैं और ना ही जो चार्ज पहले से प्रेजेंट है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं, आप ऐसा तो कर सकते हैं कि एक बॉडी में टेम्पररीली आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो वहां पे चार्ज पॉजिटिव आ गया, जिसको इलेक्ट्रॉन दे दिए उस पर नेगेटिव आ गया, लेकिन परमानेंटली आप ऐसा नहीं कर सकते। ओवरऑल देखेंगे जब हम एज अ होल पूरे यूनिवर्स में, तो वहां जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन रहेंगे। ना आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, ठीक है, कहीं से ला के लैब में बना के, और ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कोई एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना। अगर ऐसा हो जाएगा तो कितना सोचो इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये जो फोर्स काम करता है चार्जेस के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो फोर्स तबाही मचा देगा, क्योंकि वो इतना हल्का फुल्का थोड़ी ना है ग्रेविटेशन की तरह। ग्रेविटेशन फोर्स तो पता ही नहीं चलता है, जो छोटी बॉडीज होती हैं मास जिनका कम होता है, लेकिन जो ये वाला फोर्स होता है आपका जो चार्जेस के बीच में लगता है, ये तो बहुत तगड़ा होता है फोर्स, ठीक है। ये तो मतलब आपस में इतनी ज़्यादा तबाही आ जाएगी आप रोक नहीं सकते, पूरे यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो जितने नेगेटिव चार्जेस हैं उतने ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो आपसे पूछे कंजर्वेशन का मतलब क्या है, कंजर्वेशन का मतलब ये है कि टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है। आप ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं ना निकाल सकते हैं, ना कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज ऐड कर सकते हैं पूरे यूनिवर्स के चार्ज में, और ना ही कोई एक्स्ट्रा पॉजिटिव ऐड कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। कंजर्व का मतलब वो उतना ही रहेगा जितना है। क्लियर है, चलें आगे। हाँ हाँ, ये देखिए मास कंजर्व नहीं है। पहले आइंस्टाइन से पहले ये माना जाता था मास भी कंजर्व है, मास के साथ भी आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन मास कंजर्व नहीं है कि मास जो है वो डिके होता है, ठीक है, कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। इसको कभी और समझेंगे अच्छे से डिटेल में, लेकिन अभी के लिए जनरल नॉलेज के लिए याद रखिए। हाँ ठीक है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है, मास एनर्जी, ठीक है, रिलेशनशिप से आगे चलते हैं हम लोग। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, क्वांटाइज्ड का मतलब समझाते हैं। आप मार्केट में गए केले खरीदने, आपने कहा कि मुझे 6 केले दे दो, दे देगा? बताओ, 6 केले मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अरे मिल जाएंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, आपने कहा कि आपके पास पैसे बहुत कम थे, आपने कहा 4 केले चाहिए हमें, दे देगा? बोलो। अरे दे देगा। अच्छा, और पैसे नहीं थे, बहुत कम थे, आपने कहा 1 केला चाहिए हमें, एक मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ। अब मान लो कि, अब मान लीजिए कि आपके पास 1 केला खरीदने के पैसे नहीं है, क्या आधा केला मिलेगा? भगा देगा, या वो कहेगा लो भैया ले जाओ मेरी तरफ से, है ना, फ्री है, जब पैसे हो तो दे देना मुझे। तो आधा केला नहीं देगा, है ना। ऐसे ही आधा सेब नहीं देगा कोई काट के तुम्हें, है ना। बोलो, एक दे देगा, बहुत मिनिमम लेना है तो एक तक मिल जाएगा आपको। क्लियर है? क्या एक अंगूर मिलेगा? एक अंगूर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें पूरी पूरी भी लेने जाएंगे तो वो अपनी एक लोवेस्ट, एक उनका मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको इतना मिलेगा, वो भी वो एक सिंगल लेने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब वो मिनिमम क्वांटिटी है, वो एक सर्टेन क्वांटिटी है जिससे नीचे चीज़ नहीं जा सकती। जैसे कि आधा केले की बात नहीं है, अगर आप उससे कहें मुझे 2.5 केला दे दो, क्या देगा? 2.5 केला पॉसिबल है? नहीं देगा, है ना। आप कह दें नहीं नहीं मैं तो मतलब 2 तो पूरे पूरे ले रहा हूँ, एक ही तो आधा मांग रहा हूँ, तो नहीं देगा। या तो 3 लो या तो 4 लो, ठीक है। 2.5, 1.5, 3.5 ये सब नहीं चलता है। क्लियर है? अच्छा, चार्जेस के साथ भी यही चीज़ है कि जो चार्ज है आधा काट के कद्दू दे देगा आधा काट के, ठीक है। हाँ, तो कुछ चीज़ों में पॉसिबल है, मतलब मैंने बताया ना, कुछ चीज़ें तो पूरी भी एक नहीं मिलेंगी। जैसे अंगूर का एग्जांपल दिया हमने, अंगूर तो हम पूरा ले रहे हैं फिर भी एक नहीं दे रहा है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब एक सर्टेन क्वांटिटी है जिसके मल्टीपल में चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। तो चार्ज के साथ भी यही कि जब चार्ज का ट्रांसफर होगा तो वो भी एक पर्टिकुलर सर्टेन क्वांटिटी ट्रांसफर होगी, ऐसा नहीं कुछ भी ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? वो क्वांटिटी क्या है? वो है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो पीछे याद हो किसी को? बताइए। 6 नहीं था बेटा, वो था 1 कूलम। 1 कूलम से कंफ्यूज हो जाओ। हाँ ये था। इसको बेटा ऐसे भी अब आगे हम लोग जब लिखेंगे तो इसको हम लोग खाली ई की तरह भी याद रखेंगे। जहां पे ई लिखा है समझ जाइए किसके चार्ज की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की। अच्छा, एक ई लिखा है, अगर एक ई लिखा है तो मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 की बात हो रही है। अगर 2 ई लिखा है तो कितने की बात हो रही है? इसका डबल, इसका डबल, हाँ 3.3 हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसी, हाँ
अब अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज के क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो या तो वो E होगा या 2E होगा या 3E होगा, या इसका टेबल पढ़ते चले जाइए, इसके मल्टीपल में जाएगा। क्लियर है? अगर आपसे बोले कि क्या ये बताओ कि 1/2E पॉसिबल है, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं पॉसिबल है। जैसे आधा केला नहीं मिल सकता, ऐसे आधा चार्ज नहीं। अच्छा, अगर कोई बोलता है कि बताओ अच्छा ये क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर तुमसे कोई पूछता है कि बताओ क्या ये चार्ज पॉसिबल है, क्या ये चार्ज ट्रांसफर हो सकता है? देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। क्या ये चार्ज हम ट्रांसफर कर सकते हैं इतना? अगर अभी हमने बताया या तो E होगा या 2E या 3E, अगर 16 का टेबल आता है तो आप बताइए कि 16 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 6.6 आ जाएगा? नहीं, नहीं हो सकता ना, मतलब इम्पॉसिबल। 16 के टेबल में ये नहीं आएगा। क्या होंगे? नहीं नहीं, राउंड ऑफ क्यों होगा? 16 के मल्टीपल क्या आ रहे हैं बताइए? 3.2 आएगा, और क्या आएगा? 4 आएगा, और 6.4 आएगा। इसके बाद जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? 8 पे आ जाएंगे, है ना? तो कहाँ है इसके बीच में, ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? कहीं नहीं है भाई। ये तो इंटीग्रल मल्टीपल है ना, इनके बीच की वैल्यू नहीं ले सकता ना, अभी हमने बताया था। वो E 2E 3E ले सकता है, हाफ नहीं, ढाई नहीं, 3.5 नहीं, ये सब कुछ नहीं ले सकता। क्लियर है? बात समझ में आई? जो इसके टेबल में आ रहा है बस वही ले सकता है। इंटीग्रल मल्टीपल यानी 1 से मल्टीप्लाई करो तो जो आएगा वो ले सकता है। 2, 3, 4, 5, 6 इंटीजर से मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा वो ले सकता है। अब मैं कुछ और लिखने जा रहा हूं, ये बताइए क्या ये ले सकता है? आगे 10 टू द पावर -19 कंफर्म है, ये तो पक्का लगा होगा। ले सकता है, ले सकता है। क्लियर है? अच्छा, ये बताइए क्या ये ले सकता है? हाँ, अब इसके लिए 16 का टेबल याद होना चाहिए, है ना? 16 का टेबल नहीं पता है तो कुछ लोग सोचेंगे अरे ये क्या लिख दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलो, क्या ये ले सकता है? नहीं ले सकता। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? बोलो, समझ में आया? क्वांटाइजेशन समझ में आया? चार्ज का ट्रांसफर जब भी होगा इसके मल्टीपल में होगा और कोई वैल्यू नहीं होगा। तुमसे क्वेश्चन पूछ तुम्हें जो है वो कंफ्यूज करने के लिए किसी तरह का कुछ भी लिख के दे सकते हैं। बोलो, ये होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल यू हैव टू बी क्लियर। ठीक है, इसमें बिल्कुल क्लियर रहना है कि हमें क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि एक सर्टेन क्वांटिटी ट्रांसफर होगी, और वो क्या है? दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, समझ में आ गई? चलें आगे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, क्यू का कितना चार्ज ट्रांसफर होगा? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इसका मतलब NE हो सकता है, अगर N क्या है वहां पे? N अगर क्या है? इंटीजर है। हाँ, तो ये फॉर्मूला यहीं से आया है। NE, Q इज इक्वल टू कितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है? NE। N मतलब N को अगर हम 1 2 3 4 5 6 इंटीजर लेते हैं तो। क्लियर है? बताओ, अब यहाँ पे क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ मास अभी भी इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, इस पे भी चल रही हैं स्टडीज़ हैं, अभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। तो हम इसके बारे में यही कहेंगे कि क्या मास क्वांटाइज्ड होता है? आप कहेंगे नहीं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। आगे क्या है यहाँ पे? चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। हाँ, चार्ज, मास कभी भी चार्ज के बगैर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। दुनिया में जितनी चीजें हैं तुम खुद बताओ, वो एटम से मिलकर बनी है ना? एटम से मिलकर बनी है, तो एटम में क्या मिलेगा हमें? उसके न्यूक्लियस में मिलेगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। तो जो मास भी आया है वो कहाँ से आया है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन्हीं का तो मास है। जितनी बॉडीज हैं सबके अंदर यही सब चीज़ों का तो मास है। जितने एटम है सबको आप एडअप करते चले जाइए। तो बगैर चार्ज के, बगैर इलेक्ट्रॉन और बगैर प्रोटॉन के मास एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। तो ध्यान रखिएगा, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ठीक है, मास नेट चार्ज के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है। नेट चार्ज मतलब न्यूट्रल कंडीशन में। न्यूट्रल कंडीशन में तो है ना हम लोग अभी सभी, जितने लोग। हाँ, नेट चार्ज नहीं है। नेट मतलब जितने प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। अगर प्रोटॉन जरा सा भी ज्यादा हो गया तो नेट चार्ज आ जाएगा। A+B- वाला देखा था हमने पीछे, है ना? उसको बोलते हैं नेट चार्ज। चार्ज बॉडीज उन्हीं को बोला ही जाता है जिनके पास नेट चार्ज हो, और जिनका नेट चार्ज 0 होता है ऐसी बॉडीज को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? हाँ शाबाश, न्यूट्रल बॉडी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है,
चार्ज इनवेरिएंट होता है, ठीक है, चार्ज वेरी नहीं करेगा। आप यहाँ चार्ज को यहाँ से लेके मून पे ले जाइए, जुपिटर पे ले जाइए, स्पेस में ले जाइए, वो उतना ही रहेगा, जबकि मास के साथ आपको पता है ये चीज़ नहीं है, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं। हाँ अब दो, मास अट्रैक्ट करता है, इसको रिपीट कर दें, ये वाला। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में जितनी भी दो कोई भी बॉडी, जैसे ये मार्कर है और ये रिमोट है ना, ये दोनों के पास मास है या नहीं है? है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी। इन दोनों बॉडीज को अर्थ भी अपनी साइड पे खींच रही है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इनके पास मास है। अब वो अलग बात है कि हम इनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, इतना नेग्लिजिबल होता है कि वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, ठीक है। हाँ अर्थ के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करना हो, अभी इसको छोड़ो, जैसे ही छोड़ोगे अर्थ की तरफ जाएगा भाग के, ठीक है, क्योंकि अर्थ का मास काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसका मास उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो उसका अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी ज़्यादा काम करता है, जबकि इनका आपस में भी अट्रैक्शन फोर्स है। जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने ये कैमरा रखा हुआ है, ये पैनल लगा हुआ है, ये फैन लगा हुआ है, ठीक है, ये सब मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं, एक सर्टेन फोर्स से खींच रहे हैं, लेकिन वो इतना कम है, इतना मतलब वीक है, कह सकते हैं वीकेस्ट फोर्स है ना। पूरे यूनिवर्स में कई सारा के 4 तरह के फोर्सेस काम करते हैं, उसमें सबसे कमजोर फोर्स आपका कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, लग रहा है, लेकिन ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं हम, क्लियर है? So that's why we are able to walk. देखिए एक्शन एट अ डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जल्दी से समझाते हैं। भी कितना टाइम है हमारे पास? अभी है 30 मिनट्स, ठीक है। देखिए दो बॉडीज, चार्ज बॉडीज, ध्यान से सुनना। अभी हमने बताया आपको कि ग्रेविटेशनल के बारे में बच्चा पूछ रहा था। दो मैसिव बॉडीज, मैसिव मतलब जिनके पास मास हो, दो ऐसी बॉडीज जिनके पास मास हो, उनके बीच भी एक फोर्स काम करता है। इसी तरह से अगर, और वो कैसा फोर्स है, देखिए वो एक दूरी से लग रहा है ना, जादू की तरह बिल्कुल, वो बॉडीज दूर हैं, कोई टच नहीं है। नॉर्मली तो हमने ये पढ़ा है ना, फोर्स लगाने के लिए आपको पुश या पुल करना पड़ेगा, उस बॉडी को टच करना पड़ेगा, है ना, या उसको खींचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बॉडीज दूर रखी हुई हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में हमने देखा वो एक दूसरे को खींच लेते हैं दूर से, मैग्नेट में हमने देखा कि वो एक दूसरे को एट अ डिस्टेंस से एक दूसरे को खींच लेते हैं, जैसे लगता है जादू हो गया वहाँ पे। कौन है, मतलब बीच में कोई हमें जो क्या बोलते हैं उसको, कौन नहीं मिला, कॉज नहीं दिखता है ना, कॉज उसके पीछे का कॉज हमें दिखता नहीं, इफेक्ट दिखता है कि वो दोनों अट्रैक्ट हुए, लेकिन कॉज नहीं पता चलता है। तो वो कॉज क्या है, वो ऐसा क्या होता है दोनों के बीच जो अपने आप एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं, वो हम यहाँ पे समझते हैं जल्दी से, ठीक है। देखो कोई एक चार्ज बॉडी है, मान लो ए, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बनाता है, ऐसे जैसे हम ये बना रहे हैं। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब जहां इसका इफेक्ट काम करता है। ये देखो एरिया में, इस एरिया में जो हमने रेड से बनाया है, इस एरिया में इसका पूरा इन्फ्लुएंस है, बहुत इफेक्ट है। मतलब क्या, जैसे कि आपने स्पाइडर देखा है, अरे मकड़ी तो देखा है ना, मकड़ी अपना जाला लगाती है, सबने देखा है। अब मकड़ी जो अपना जाला लगाती है उसमें क्या होता है, स्पाइडर वेब में जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आता है वो फंस जाता है जाल में, भाई जाल बिछाया इसीलिए गया है। अब वो जैसे फंसता है तो वो जो वेब है, वो वेब वो उस पार्टिकल को मकड़ी तक पहुंचाता है। अगर वो पार्टिकल मकड़ी के काम का है तो वो उसको खा जाएगा, उसका डिनर या लंच बन जाएगा वो, और अगर काम का नहीं है तो वो उसको दूर फेंक देगा। अब देखिए यहाँ दोनों चीज़ें हो रही है ना, अट्रैक्शन भी हो रहा है, रिपल्शन भी हो रहा है, यानी वही। और ये कौन कर रहा है, उस मकड़ी के लिए कौन कर रहा है, वेब कर रहा है ना, उसका जो उसने वेब बनाया है, वो जो पार्टिकल चाहता है अपनी तरफ खींच लेता है, जिसको नहीं चाहता है उसको दूर फेंक देता है। तो ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जो ये मैकेनिज्म है वो यहाँ भी काम करता है चार्जेस में भी, कि चार्जेस के चारों तरफ भी एक वेब बना होता है। उस वेब का नाम हमने रख दिया फील्ड। क्या रख दिया? फील्ड। हाँ, कि इसके चारों तरफ एक वो इनविजिबल होता है, वो इनविजिबल होता है। वेब तो हमें दिखता है मकड़ी वाला, लेकिन ये दिखती नहीं है, ये इनविजिबल होती है। इसी तरह से जब भी इसकी फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आएगा, मान लीजिए अगर वो नेगेटिव है, वो इसकी फील्ड में आया, उस चार्ज की अपनी फील्ड भी होगी, ऐसे होगी, उसकी भी बनी होगी। अब ये दोनों फील्ड जब इंटरैक्ट करेंगी तो बताइए नेट रिजल्ट क्या होने वाला है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अट्रैक्शन होने वाला है, बिल्कुल। हाँ क्लियर है। अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव होता, तो अब क्या हो, जब इनकी फील्ड आपस में इंटरैक्ट करती, हाँ, तो ये दूर चले जाते। तो अब ये आपसे अगर कोई पूछता है कि बताओ ये एक्शन एट अ डिस्टेंस हो रहा है, कोई बीच में दिख नहीं रहा है कि कौन फोर्स लगवा रहा है, कॉज क्या है इसका, तो ऐसी चीज़ों में कॉज कौन बनता है जब दूरी से काम चल रहा है? फील्ड क्या? हाँ, तो इसलिए इस फोर्स को फील्ड फोर्स भी बोला जाता है। फील्ड पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया आपका, न्यूक्लियर फोर्स हो गया आपका, भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, टचिंग तो हो नहीं रही है, टचिंग कहाँ हो रही है वहाँ पे, ठीक है, दूर है एक दूसरे से, कोई टच नहीं कर रहा है, फिर भी अट्रैक्शन लगा हुआ है। इसी तरह से चार्ज,
हाँ चार्ज बॉडीज हैं, इसी तरह से मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्शन है। तो ये सब किस किस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं बेटा? फील्ड के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। इसलिए इनको फील्ड फोर्स भी बोला जाता है, जो फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और फील्ड स्ट्रांग है तो फोर्स भी स्ट्रांग हो जाएगा, फील्ड वीक है तो फोर्स भी वीक हो जाएगा। अभी हमने बताया था एक फोर्स है जो बहुत वीक होता है तो इसका मतलब उसकी फील्ड भी वीक होगी। कौन? हाँ ग्रेविटेशन। तो उसकी फील्ड भी वीक होगी, फील्ड वीक होगी, फील्ड ही काम कर रही है सारा। अगर फील्ड नहीं होती तो इनको आपस में कौन एक दूसरे के पास लाता या एक दूसरे से दूर ले जाता। क्लियर है? समझ में आई बात? एक्शन एट अ डिस्टेंस का मतलब क्या है कि वहाँ पे फील्ड फोर्स काम कर रहा होगा, एक फील्ड होगी जो ये काम कर रही होगी, जो हमें दिखती नहीं है, इनविजिबल फील्ड। क्लियर है? आगे चलें। हाँ अब देखिए इस फील्ड के बारे में बताया किसने सबसे पहले? ये पता नहीं था, न्यूटन भाई साहब को भी नहीं पता था ये, ठीक है। न्यूटन को भी इसके बारे में आइडिया नहीं था। न्यूटन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया। वो कौन थे? माइकल फैराडे, ठीक है। माइकल फैराडे ने फील्ड के कॉन्सेप्ट को दिया। उन्होंने बताया कि हाँ एक फील्ड होती है भाई, सिंपल सी चीज़ है, जैसे सन है। अब सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके चारों तरफ सारे प्लेनेट घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे हैं? बताओ, वही तो मजबूर कर रहा है। अरे भाई सन के चारों तरफ सब क्यों घूम रहे हैं, सब क्यों ओबे कर रहे हैं सन को, ठीक है। सन यहाँ पे है, अब सन के चारों तरफ सारे प्लेनेट ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो सबको पता होगा, सोलर सिस्टम सबने पढ़ा हुआ है, सारे प्लेनेट घूम रहे हैं, ठीक है। उसमें आपका अर्थ भी घूम रहा है, सब घूम रहे हैं, ठीक है। ये अर्थ हो गया मान लेते हैं, इसमें घूम रहा होगा, और जुपिटर भी होगा, सैटर्न होगा, सब बहुत सारे हैं। अब सन का अट्रैक्ट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लग रहा है ना इनके ऊपर। अच्छा वो क्या है? अभी हमने पीछे बताया, सन के चारों तरफ एक फील्ड बनी होगी, नहीं बनी होगी? बोलो। हाँ ग्रेविटेशनल फील्ड होगी जो कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से इंटरेक्ट कर रही होगी और मजबूर कर रही है, क्योंकि ये फील्ड, इसकी फील्ड ज्यादा है, इसलिए अर्थ उसकी तरफ खिंचा हुआ है, मजबूर है बेचारा, घूम रहा है, जैसे कि हाँ So हाँ one thing is positive and another thing is ठीक है, negative, that's why. हम उसमें नहीं जा रहे हैं अभी। जो हम कोर चीज समझनी है वो समझनी है कि ये मजबूर कर रहा है सन की सारे प्लैनेट इसके चारों तरफ घूमे, है ना। कोई अपनी मर्जी से नहीं घूम रहा है इसके चारों तरफ, ये उसको कंपेल कर रहा है, मजबूर कर रहा है। इतना क्लियर है ना? फोर्स कर रहा है, और वो फोर्स कौन लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि एक फील्ड फोर्स है। अब अगर खुद सोचो कि मान लो 2 मिनट के लिए सन गायब हो जाए, क्या ये लोग घूमते रहेंगे अपने इसी तरह से जैसे घूम रहे हैं? हैं? नहीं घूमेंगे ना। हाँ एक और सवाल आता है यहाँ पे, अगर सन गायब हो जाए तो बताओ अर्थ को कितनी देर में पता चलेगा? तुरंत पता चल जाएगा कि सन गायब हो गया है? हर एक मिनट। हाँ इस न्यूटन ने पता है क्या कहा था? न्यूटन के हिसाब से तुरंत पता चल जाएगा कि सन गायब हो गया है, ठीक है। जबकि हमको पता है सन से अर्थ तक रेस को आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट लगते हैं। तो 8 मिनट तक तो इनको कुछ नहीं पता चलेगा। इसका मतलब जो फील्ड वीक होगी वो धीरे धीरे वीक होगी ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि सन गया उधर से फील्ड पूरी गायब हो गई। अरे खुद सोचो कि मान लो कोई फूल है तुम्हारे घर में रखा हुआ है, बहुत खुशबू दे रहा है, वो क्या है? वो फील्ड है मान लो उसकी, है ना। अब आपने फूल निकाल के घर से बाहर फेंक दिया तो क्या खुशबू तुरंत गायब हो जाएगी? नहीं ना, थोड़ा टाइम लगेगा ना। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, गायब होते होते थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी है, सन गायब हो जाएगा तो जो फील्ड है वो तुरंत गायब नहीं होने वाली, फील्ड धीरे 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 एलिमिनेट होगी, और वो होने में 8 मिनट लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आगे चलते हैं। तो ये फैराडे ने बताया था हमको इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी। अभी हमें सिर्फ यही समझना है यहाँ पे कि किसने बताया था फील्ड के बारे में, कि भाई 2 चार्जेस या 2 बॉडीज दूर से एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, बीच में कौन है जो ये काम करवा रहा है? वरना तो भाई इसको फिर भूत कहेंगे, भूत आ गया बीच के अंदर। भूत उसी को कहा जाता है जिसको साइंस एक्सप्लेन ना कर सके, लेकिन साइंस ने फिर बताया आके कि नहीं भैया फील्ड है जो ये काम कर रही है, वो तुम्हें दिख नहीं रही है, एक्चुअल में है वो। आगे चलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख लिया, ठीक है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों। हाँ एक चीज़ और ये समझने के लिए खाली, कि अगर आपसे पूछे कि बताइए 2 चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनकी फील्ड बना के बताओ, ठीक है। तो ये फील्ड बनाएंगे कैसे? तो बस याद रखना है, अभी हम ज़्यादा इसके बारे में आगे नहीं जा रहे हैं, 10th में आपको बहुत अच्छे से इसको समझाएंगे कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड बाहर की तरफ आउटवर्ड प्रोजेक्टेड होगी, ऐसे एरो लग रहे होंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड इनवर्ड प्रोजेक्टेड होगी, ऐसे एरो लग रहे होंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसमें नहीं चलते क्योंकि अभी ये काम का नहीं है और टाइम ले लेगा, Needs to equalize the charges. ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये कुछ इस तरह का फिगर बन के आता है जब आप
दो अपोजिटली चार्ज या दो सिमिलर चार्जेस को पास में रखते हैं। ये देखिए फील्ड्स हैं जो इंटरेक्ट कर रही हैं, यहाँ आपको दिखाया गया है। ये देखिए ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से बता रहे थे फील्ड निकलती है और नेगेटिव में एंटर करती है। देखिए दिख रहा है ना, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में एंटर कर रही है। कुछ फिगर ऐसा बनता है जब दो पॉजिटिव और नेगेटिव आसपास रखे जाते हैं, उनकी फील्ड कैसे इंटरेक्ट करती हैं वो दिखाया जा रहा है। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पे भी, यहाँ देखिए दो सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट कैसे एक दूसरे के पास आते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ये दिखाई जा रही है कि फील्ड यहाँ पे दो जगह आपको कट करती हुई दिख रही है। देखो दिख रहा होगा ना, ये वाला देखिए यहाँ पे कट कर रही है ना, यहाँ पे रेड रेड बना हुआ है। तो फील्ड कभी भी कट नहीं करती है, इस बात को याद रखना। फील्ड जो है वो दो चार्जेस में फील्ड कभी भी क्रॉस नहीं करती। क्रॉस करेगी तो दो डायरेक्शन बन जाएंगी। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं अभी जाते हैं हम लोग, बस खाली समझाने के लिए, आपको एक ओवरव्यू देने के लिए इसको रखा था, इंक्लूड किया है। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे, एक तो मैग्नेटिज्म में भी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिसिटी में भी नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। हाँ, कूलम हमने देखा कि जो आपका चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो हम किस में मेजर करते हैं? कूलम में मेजर करते हैं। ठीक है, कूलम ही इसकी एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट को याद रखना है आपको, और ये सर कूलम के नाम पे रखा गया है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। आगे चलते हैं, अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। ठीक है, करंट का मतलब होता है फ्लो करना, ठीक है, बहना। जैसे कि वाटर करंट है, पानी बह रहा है मतलब वाटर करंट। ठीक है, इसी तरह से हवा बह रही है तो ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे? हवा बहना, एयर करंट, एयर करंट, एयर करंट। ठीक है, हाँ एयर करंट हो गई। ठीक है, तो करंट मतलब बेसिकली क्या होता है? फ्लो। करंट का मतलब फ्लो करना या बहना। ठीक है, वाटर करंट ये देख लिया हमने, विंड करंट। अब फ्लो ऑफ एनीथिंग करंट होती है, जैसे कि अभी हमने बताया आपको। अब एक मान लेते हैं, एक वायर ले लेते हैं मेटल। ध्यान से सुनना सब लोग। वायर किससे बना होगा बताओ बेटा? वायर के अंदर बहुत छोटे छोटे एटम होंगे, है ना, छोटे छोटे एटम होंगे। देखिए एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, देखो बन रहा है आपके सामने कुछ ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं और बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आपका एटम का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब ध्यान से सुनना। अब इसमें क्या होता है कि ये मेटल का एटम है। अब इसमें अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन, देखिए एक चीज समझिए पहले ध्यान से। अभी हमने आपको क्या बताया कि फ्लो करने को करंट बोलते हैं ना, कोई चीज बहेगी तो करंट है। अब वायर के अंदर क्या फ्लो करता है? वायर के अंदर क्या फ्लो करेगा? क्या चीज है जो फ्लो कर सकती है वायर में? क्या एटम फ्लो कर सकता है? एटम फ्लो नहीं कर सकता है ना। हाँ, एटम फ्लो नहीं कर सकता, उसके अंदर न्यूक्लियस फ्लो नहीं कर सकता, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी बंधे हुए हैं, वो भी फ्लो नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही चीज है जो फ्लो कर सकती है, क्या? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन में भी बेटा, इलेक्ट्रॉन में भी सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते, न्यूक्लियस उनको बांध के रखता है अपने आप से। और न्यूक्लियस का फोर्स किस पे काम कर रहा है? न्यूक्लियस का फोर्स फील्ड पे, हाँ फील्ड पे काम कर रहा है। तो अब जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे फील्ड का इफेक्ट कम हो जाएगा, है ना। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाले प्रोटॉन हैं, कौन, सॉरी इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये लोग, हाँ ये लोग सबसे दूर हैं, है ना। अगर आप फ्री कराना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्री होना पड़ेगा मूव करने के लिए, ठीक है, तो फ्री कराने के लिए ये सबसे अच्छे इलेक्ट्रॉन है, इनको आसानी से फ्री कराया जा सकता है। बोलो, ये सबसे सुटेबल है। क्लियर है इतनी बात? हाँ हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन, कुछ भी बोलिए। वैलेंस शेल मतलब सबसे लास्ट वाली शेल, आउटर मोस्ट शेल मतलब सबसे बाहर वाली शेल, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से फ्री करा सकते हैं। तो और एक और चीज होती है, आउटर मोस्ट शेल में जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतना आसानी से फ्री कराया जा सकता है। मतलब अगर यहाँ दो हैं, इनको भी करा सकते हैं, लेकिन अगर एक होता तो बहुत आइडियल कंडीशन होती, ठीक है, उसको हम रूम टेम्परेचर पे ही इनको हम आसानी से फ्री करा सकते हैं। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या वो एटम से बाहर निकलेगा या एलिमेंट से बाहर निकल जाएगा? बताओ क्या होगा? हाँ, एटम से बाहर निकल गया। तो ऐसे इतने मिलियंस ऑफ एटम होंगे ना किसी भी वायर में, तो मिलियंस ऑफ एटम है तो मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे, है ना, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ, तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया आपको कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। इनको आइंस्टाइन ने कहा था कि इतने होते हैं कि ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा लगता है इलेक्ट्रॉन्स का ओशियन है, जैसे पानी का ओशियन होता है, पानी के पार्टिकल का, ऐसे इलेक्ट्रॉन का ओशियन है। अब आपको पता है जब कोई चीज़ लार्ज अमाउंट में है, बिल्कुल ओशियन की तरह है, तो उसके लिए फ्लो वर्ड ही यूज़ किया जाएगा, क्योंकि पानी के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? फ्लो कर रही है पानी, पानी के पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भी फ्लो वर्ड यूज़ किया जाता है, करंट का वर्ड यूज़ किया जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये एलिमेंट के अंदर एक एटम से दूसरे एटम पे जंप करते हुए फ्लो कर रहे होंगे। अब ये फ्लो कर रहे हैं तो इनके पास एनर्जी है, बोलो है एनर्जी या नहीं है? बिल्कुल है। और ये इलेक्ट्रॉन आपके कहलाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
और अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी से ही ये मोशन कर रहे हैं, ये रैंडम मोशन है। रैंडम मतलब इधर उधर कहीं भी टकरा रहे हैं, कहीं भी लड़ भिड़ रहे हैं, ठीक है, और अपनी एनर्जी सारी वेस्ट कर देते हैं ये इस तरह से। अब देखो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर घूम रहे हैं, क्या वायर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसका मतलब करंट फ्लो हो रही है, बन रही है? बोलो, जो पीछे वायर दिखाया था, No, sir. नहीं बन रही है। डायरेक्शन में करेंगे तब। हाँ, डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। देखो फ्लो होना जरूरी है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना जरूरी है। अच्छा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है चार्जेस का, नहीं हो रहा है? हाँ, तो चार्ज कैरियर्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। चार्ज कैरियर्स हमने बताया आपको, सॉलिड में चार्ज कैरियर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होगा। और लिक्विड में आपके आयंस होते हैं, दोनों मूव करते हैं लिक्विड में पॉजिटिव आयन भी मूव करता है, नेगेटिव भी मूव करता है, लेकिन सॉलिड में प्रोटॉन तो मूव करता नहीं है, तो सॉलिड में हम बोलते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। क्लियर है इतनी बात? देखिए Yes, sir. आगे चलते हैं हम लोग। अब आपको पता है कि करंट के बारे में हमने देखा कि फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज अगर फ्लो कर रहा है यानी इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहा है तो उससे करंट बन रही है। अब जो करंट बन रही है उस करंट को हम मेजर कैसे करते हैं? जैसे कि आप एसी चला रहे हैं, उसी से मोबाइल भी चार्ज कर रहे हैं, तो आपसे अगर पूछा जाए बताओ कितनी करंट आपने यूज़ की, तो करंट को हम कैसे मेजर करेंगे? हाउ डू वी कैलकुलेट एंड मेजर इलेक्ट्रिक करंट? ध्यान से सुनिए, इस पर क्वेश्चन आता है, चलिए पता करते हैं। तो चार्ज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, भी बताया था हमने, जल्दी बताओ चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ ठीक है, हाँ क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, करंट को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो करंट क्या है? करंट है जब चार्ज फ्लो करेगा तभी तो करंट बनेगी, बोलो, जब चार्ज फ्लो करेगा तो करंट बनेगी। तो जब हाँ चार्ज के फ्लो को अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर करें कि कितने रेट से फ्लो कर रहा है, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर गया, उसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 2 मिनट में कितना चार्ज फ्लो कर गया, तो उसको बोलते हैं करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, जब चार्ज को हम टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर करें। अब देखते हैं आगे। तो आई का मतलब क्या है? आई निकालना है तो इसका मतलब कितना चार्ज फ्लो कर गया, कितने टाइम में फ्लो कर गया, है ना, कितने चार्ज और कितने टाइम में फ्लो कर गया, दैट इज कॉल्ड करंट, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है। अब अगर हम कोई एक पर्टिकुलर जगह पे ले लें, अगर मान लीजिए चार्ज ज़्यादा है, बताओ दोनों में से किस में चार्ज ज़्यादा दिख रहा है आपको? ऊपर वाले में। हाँ, चार्ज ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा होगी, क्लियर है इतनी बात? चार्ज कम है तो करंट भी कम होगी, यानी करंट का सीधा सीधा लेना देना चार्ज के साथ है, चार्ज जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लेते हैं हम एक वायर है ये, ठीक है, और वायर में करंट इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अब इसमें हमने पता करना है कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर गया, तो उसमें हम एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन लेंगे, यानी पूरे वायर में तो हम पता नहीं कर सकते, तो हम एक पर्टिकुलर एरिया ले लेंगे, क्योंकि हर जगह स्पीड उतनी ही होगी। तो हम क्या करेंगे, एक एरिया हमने ले लिया, एक स्ट्रिप ले ली पर्टिकुलर, कि भाई यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से एक कितना पास हो रहा है ना। तो वो कैसे निकालेंगे हम? भाई 1 सेकेंड में हमने देखा कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज पास हो रहा है, 1 सेकेंड में कितना चार्ज पास हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? एज द चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1, है ना। तो 1 यूनिट टाइम मतलब हम यहाँ पे 1 सेकेंड ले रहे हैं। तो हमने निकाला कि इलेक्ट्रिक करंट क्या आ गई, चार्ज अपॉन टाइम होता है, क्यू अपॉन टी। चार्ज को मेजर करते हैं कूलम में, टाइम को सेकंड में, तो यूनिट आ गई कूलम पर सेकंड। लेकिन एम्पियर, एंड्री मैरी एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी काम किया था करंट पे, तो उनको ऑनर करने के लिए हमने कूलम पर सेकंड की जगह चार्ज की यूनिट मान ली एम्पियर, एसआई यूनिट। तो अब आप जहाँ कहीं पे भी चार्ज की एसआई यूनिट लिखेंगे तो कूलम पर सेकंड नहीं लिखेंगे, एम्पियर लिखेंगे। जैसे न्यूटन को ऑनर करने के लिए फोर्स की यूनिट न्यूटन ले ली गई, है ना। तो चार्ज ये हो गया आपका। एसआई यूनिट हमने देखी कैसे निकाली हमने, कूलम पर सेकंड होती थी, लेकिन एम्पियर मान ली गई। क्यों? क्लियर हो गया होगा, बोलो बेटा, क्लियर है सबको? अब एक और चीज़, हम मेजर कैसे करते हैं करंट को? भाई ये तो हमने फॉर्मूला तो समझ लिया, ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन इसको इस फॉर्मूले पे बेस्ड कोई मशीन का नाम बताइए जो मेजर करता हो, तो वो क्या है? एमीटर। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड ये मशीन हमने बनाई जो कि करंट को मेजर करती है। इसके बारे में बस एक बात याद रखना कि एमीटर, अभी हम सीरीज पैरेलल में जा नहीं रहे हैं, वो बताएंगे बाद में, लेकिन याद रखना कि एमीटर को जब लगाया जाता है करंट को मेजर करने के लिए, तो वो जो सर्किट बनता है उसमें सीरीज में लगाया जाता है हमेशा। एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। इसको नोट्स में बस खाली लिख लेना याद रखने के लिए, बाकी इसको डिटेल में बाद में समझ में आएगा जब सीरीज पैरेलल देखेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना? आगे चलें। हाँ, ये है एंड्री मैरी एम्पियर, ठीक है, 1775 से 1836
इनका टाइम पीरियड था जब ये थे। 1 कूलम 1 एम्पियर पूछता है, 1 एम्पियर का मतलब क्या है, तो 1 कूलम का क्या मतलब होता है, चलो अच्छा याद आ गया, 1 कूलम का क्या मतलब होता है बेटा, The flow of 6.25 into 10 power 8. 3 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है, शाबाश। 1 एम्पियर का मतलब है जब 1 कूलम चार्ज यानी कितने इलेक्ट्रॉन, अभी देखा था कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएं, हाँ इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में, जब इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से मूव कर जाएं तो कितनी करंट बनेगी, 1 एम्पियर की करंट बनेगी। 1 एम्पियर इज अ ह्यूज अमाउंट, मतलब इतना अगर चार्ज आपकी बॉडी से चला जाए ना होके तो बहुत ज़बरदस्त शॉक लगेगा आपको, कितने इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी में जा रहे हैं। देखो हमें शॉक तभी लगता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारी बॉडी से पास होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जितने बढ़ते जाएंगे उतना बड़ा शॉक लगेगा, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अच्छा इस 1 एम्पियर की छोटी यूनिट भी होती हैं, मान लीजिए इसके आधे इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, या ऐसे समझो 1 एम्पियर का एक छोटी यूनिट होती है 1 मिली एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर के बराबर। जैसे कि आप सब जानते हैं 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 है ना, तो इसी तरह से याद रखो 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं, 1000, ऐसे याद रखो, ये ज़्यादा आसान है, ठीक, पावर आवर छोड़ो, ऐसे याद रखो 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अगर हम पूछते हैं आपसे कि 1 kg में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो आप क्या करेंगे, 6 जीरो लगाएंगे आगे, है ना, हाँ। इसी तरह से अगर हम पूछे 1 एम्पियर में कितने माइक्रो एम्पियर होते हैं, तो आप क्या करेंगे, 6 जीरो लगा देंगे वहाँ पे भी, ठीक है, माइक्रो एम्पियर, बस ऐसे रिलेट करके याद रखो। देखो हमेशा याद रखो फिजिक्स में रिलेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैथ्स बहुत ज़्यादा घुसी हुई है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए रिलेट करिए। केजी याद कर लिया है, बस केजी से रिलेट करो, ऐसे रटना नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻⁶, ठीक है, और यहाँ पे एम्पियर है, हमने उल्टा बताया है आपको कि आप 1 एम्पियर में कितने माइक्रो एम्पियर होते हैं, तो वो होते हैं 10⁻⁶, ऐसे याद रखिए, तो माइनस वाला याद रखने की जरूरत ही नहीं है, उल्टा याद रखिए कि 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं, 10⁻3। क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं तो पता चले कितना क्या, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, तेज, 0.1 एम्पियर कह रहा है, अ चार्ज ऑफ 0.5 कूलम पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, अभी हम बात कर रहे थे चार्ज पास होता है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, 5 सेकंड में पास हो रहा है, तो बताओ करंट कितनी बनी होगी, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है Q/T, 0.1 ना, ये आ रहा है, हाँ ठीक है, सही है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ अच्छा सवाल देखते हैं, चलो ये वाला बताओ, अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 सेकंड, व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज, 3 कूलम, सभी का आ गया, फॉर्मूला वही लिखना है, I इज इक्वल टू Q/T, आई दे रखा है, इस बार हमें थोड़ा सा घुमा दिया, हाँ हाँ वैसे भी कर सकते हैं, और Q पूछ रहा है हमसे तो टाइम 2 सेकेंड है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 1.5 इंटू 2 हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3.0 कूलम, ठीक है, या 3 लिख सकते हैं उसको। आगे चलते हैं, चलिए ये बताइए, when the starter motor of a car is switched on for 0.8 second, a charge of 24 coulomb passes through the coil of the motor, calculate the current in the coil, पक्का, टाइम दे रखा है 0.8 और चार्ज यानी Q दे रखा है 24, करंट पूछ रहा है, तो क्या करना था हमें, 24/0.8 हो जाएगा, Q/T लिखेंगे, तो ये कितना आ रहा है, ये 0, ये आ गया 3, हाँ 30, सही है, देखिए सभी का आ रहा है 30। चलो अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे ये बता पाते हैं, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, इतना ही होता है, बोलो, हमसे पूछ रहा है 4/25 में कितने होंगे, कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनो, दोनों साइड 4/25 कर दो, भाई इधर बन गया ना 4/25, देखो 4/25 कूलम बन गया, है ना, यही तो बनाना था, इसी की वैल्यू निकालनी थी, तो उधर बनाने के लिए क्या करना पड़ा, दोनों साइड 4/25 से मल्टीप्लाई करा दिया हमने, तो आसानी से काम हो गया हमारा, ये इसको 0 हटा के नीचे 2 0 कर लीजिए आसानी के लिए, 25 जा होता है, ठीक है, 25 इंटू 25 मल्टीप्लाई करो 625, ठीक है, अब ये क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, और ऑलरेडी नीचे 100 है ना,
और ये हो गया 18। देखिए ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गई 10 टू द पावर 18। सही है, कैसे भी किया होगा, ठीक है, कोई भी तरीके से कर सकते हैं आप लोग। भाई स्मार्ट मेथड सीखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और तो ये आ गया 10 टू द पावर 18। कभी हम कैलकुलेशन की भी क्लास लेंगे। कैलकुलेशन आपकी बहुत 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 तेज़ हो सकती है, बिल्कुल लाइटनिंग फास्ट कैलकुलेटर जैसे कैलकुलेट करता है। अगर आपको कुछ तरीके पता चलें कैलकुलेशन करने के, कुछ एडिशन के, कुछ सब्ट्रैक्शन के, कुछ मल्टीप्लिकेशन के, इतने बढ़िया तरीके जैसे भी हमने ये किया दोनों साइड बनाने के लिए, ये हमारे दिमाग में कैसे आया, ये आपके दिमाग में भी आ सकता है। तो कभी करेंगे उसके ऊपर भी क्लास। बहुत अच्छी कैलकुलेशन अच्छी होना बहुत बहुत ज़रूरी है मैथ्स के लिए और फिजिक्स के लिए भी। देखिए रिकैप करते हैं, अभी क्या पढ़ा हमने। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फिर क्या पढ़ा हमने, करंट पढ़ा। करंट क्या होता है, Q अपॉन T, ठीक है। SI यूनिट क्या होगा करंट का, एम्पियर, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट, हाँ ये ध्यान रखना है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, इसके ऊपर बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है। आप पढ़ते क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई अभी तो हमने यही पढ़ा ना कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो करंट बनती है, लेकिन करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन एक ही होती है। जैसे कि मान लेते हैं ये वायर है, ठीक है, इस वायर में ये सारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करते जा रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन है। लेकिन करंट का डायरेक्शन अगर आपसे पूछेगा, मान लेते हैं ये ए है ये बी है, तो A टू B इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, लेकिन करंट किधर से किधर जा रही होगी, करंट उल्टा जा रही होगी, ठीक है। हाँ, तो करंट का डायरेक्शन B टू है, इसका मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों होता है, इसके पूछे कि पूरी कहानी आपको समझाएंगे, ठीक है, ये क्यों ऐसा क्यों किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। करंट कैसे फ्लो करती है, करंट कैसे फ्लो करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है क्या, अरे 56 हो गया, चलिए अच्छा देख लेते हैं इसको, ठीक है। अब मान लीजिए एक वायर है, जैसे हमने बताया नहीं था, वायर है और वो हमने एक बल्ब से उसको कनेक्ट कर दिया। क्या बल्ब जलेगा, क्या बल्ब जलेगा, जल्दी बताओ, नहीं जलेगा। अच्छा क्या वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रॉन के पास है, फिर भी हम उस एनर्जी का यूज यहां नहीं कर पा रहे हैं ना, बोलो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मोशन रैंडम है वो। हाँ डायरेक्शन इसलिए नहीं, क्योंकि मतलब ये कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया बहुत एनर्जी के साथ, आधे इधर से आए आधे इधर से आए, टकरा के एनर्जी खत्म, सारा वेस्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। अगर हम इनको चैनलाइज कर पाते कि भाई तुम सारे एक डायरेक्शन में चलोगे, आपस में टकराना नहीं है तुमको, तो फिर वो एनर्जी हम बल्ब को या कोई भी अप्लायंसेस बीच में यूज करके कहीं ना कहीं यूज कर सकते थे। तो ये ग्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको सेल चाहिए। अब सेल ऐसा क्या करता है जो ये ग्लो करने लगता है, वो हमें समझना है और बहुत इंटरेस्टिंग है। सेल क्या करता है इसको समझिए, देखिए ध्यान से। आपको हमने बताया था, चलिए अच्छा इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है फिर आपकी जो मैथ्स की क्लास है वो डिस्टर्ब होगी, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बीच में छोड़ना भी ठीक नहीं है। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को आगे समझाएंगे, बहुत इजी वे में, बहुत अच्छा है। अगले टॉपिक पे पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ और आपका रेजिस्टेंस, ये तीनों कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आपका 10th का बेस बना देगा, और इस बार जितने क्वेश्चन आपके यहाँ आने वाले हैं, जितने अच्छे क्वेश्चन भी वो बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में बना लेंगे, आप बहुत चुटकियों में आंसर कर देंगे, ठीक है। तो इस आपको करना क्या है, आपको होमवर्क मिलेगा अभी, आपको वो होमवर्क करना है, क्योंकि कल गैप है आपका, ठीक है, कल कोई क्लासेस नहीं लगाई गई हैं। तो होमवर्क आपको करना है, आपको सबसे पहली चीज़, ये रिकॉर्डिंग आपको आज ही मिल जाएंगी, उन रिकॉर्डिंग को देखकर नोट्स बनाने हैं सब बच्चों को, और फिर होमवर्क भी करना है, ठीक है। क्योंकि अब एंट्री उन्हीं बच्चों को मिलेगी क्लास के अंदर जो प्रॉपर होमवर्क कर रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे, जो रिकॉर्डिंग जा रही होंगी। ये हर एक सब्जेक्ट में करना है आपको, ज्योग्राफी में भी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, जितने भी होंगे सब में नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। इस वीडियो को दोबारा देखना, थोड़ा स्पीड करके देख लेना, 1.25, 1.5 है ना, 2x, अब तो बढ़ा के आप लोग स्पीड देख सकते हैं ना, रिवीजन में जल्दी हो जाएगा। तो लेकिन देखना जरूर है बेटा, वरना कोई फायदा नहीं होने वाला इनका। तो इनको देखना है, इनके नोट्स बनाना है, और प्रॉपर जितना भी होमवर्क के लिए क्वेश्चन मिलेंगे उनको करना है क्लास से पहले पहले। एक दिन पूरा आपको इसके लिए दिया गया है। और हम लोग बीच बीच में हो सकता है कुछ टीचर्स एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपके लिए ले लें, जिन दिन पे कोई क्लासेस नहीं हो रही होंगी, क्योंकि आपके टेस्ट चल रहे हैं। तो हो सकता है टेस्ट में कोई नया टॉपिक ऐसा आ रहा हो जो अभी टीचर ने नहीं पढ़ाया है, तो उसको पढ़ाने के लिए वो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ले लें, ताकि आपके टेस्ट में भी अच्छे नंबर आएँ। तो उन क्लासेस में भी आपको रहना है। अब वो कब होंगी, कैसे होंगी, उनके मैसेज आ जाएंगे प्रॉपर आपके पास, ठीक है। आप लोग इतना करिए कि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री है, सिविक्स है, और फिजिक्स में तो हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी और साउंड आ रहा है, मैथ्स हो गया, इसी तरह से आपका केमिस्ट्री, बायो है। वो आप कुछ बच्चे ऐसा करें कि वो मैसेज कर दें, मुझे पर्सनल कर दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक आपके यहाँ आ रहे हैं, इनमें अभी टेस्ट की बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज़,
हाँ, सारे सब्जेक्ट का कर दो, अलग अलग सब्जेक्ट का हेडिंग बना के, ठीक है। दूसरा काम क्या है कि आपका जो ग्रुप है उसमें चैटिंग बंद हो जाएगी आज से, बल्कि बंद कर दी गई है इसलिए क्योंकि अब आप चैटिंग करेंगे तो बहुत सारे लिंक जाएंगे यहाँ से, जो वीडियोस के होंगे वो ऊपर नीचे हो जाएंगे, फिर आपको ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी। तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ टीचर्स जो कुछ भेजेंगे वो जाएगा, बाकी आप अपने एंड से वहाँ कुछ लिख नहीं सकते। अब अगर आप बात करना चाहते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, टीचर से कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, तो हमने एक अलग टेलीग्राम पे आपका एक चैनल बना दिया है, ग्रुप बना दिया है, जिसका लिंक आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा। तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए अगर नहीं है तो, वहाँ आप लोग आपस में ही बात कर सकते हैं। टीचर से भी कुछ डाउट्स हैं तो उसकी फ़ोटो खींच के आपने भेज दी या लिख के भेज दिया डाउट, वो सारी चीज़ें भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। ये ग्रुप डिस्टर्ब भी नहीं होगा, यहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग, सारा रिकॉर्ड रहेगा, आप जब चाहे देख सकते हैं जाकर, और नए ग्रुप में आप बातचीत भी कर सकते हैं। तो उसका लिंक आज मैं क्लासेस के बाद ग्रुप में डाल दूंगा, तो जो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं वो हो जाएं, वहाँ बातचीत आप कर सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई?